गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं माधुरी वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। आज मैं आपको सीपीसी का ऑर्डर 6 बताने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको सीपीसी के ऑर्डर 5 तक कंप्लीट पढ़ा दिया। आज अपने पढ़ने वाले हैं सीपीसी का ऑर्डर 6। देखो ये जो ऑर्डर 6 है ये हमारा प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमारे प्री और मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। कहाँ इसमें से प्री का क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ इसमें से मेंस का बन सकता है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। आइए सबसे पहले बात करते हैं रूल 1। देखो सबसे पहले जब हम ऑर्डर्स पढ़ते हैं, जब मैं अपनी क्लासेस में बताती हूँ, तो मैं सबसे पहले जो हमारे टोटल 51 ऑर्डर्स हैं उनको याद करवाती हूँ, प्लस उसमें कितने रूल्स हैं, हर एक ऑर्डर में कितने रूल्स हैं वो आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि प्री का क्वेश्चन वहां से भी बनता है। अब रूल 6 की बात करूं तो इसमें टोटल 18 रूल्स हम पढ़ते हैं। अब ये सारे के सारे 18 के 18 रूल्स हमें कंप्लीट नहीं पढ़ने होते, कुछ ही हमें प्री प्लस मेंस के लिए पढ़ने होते हैं, क्योंकि हम स्मार्ट स्टडी करते हैं। अगर पूरे रूल्स याद करने बैठेंगे तो नहीं हो पाता है ना। जुडिशरी में भी एक लिमिटेड ही पूछा जाता है, तो इसीलिए जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट वो पढ़ेंगे, जो एग्जाम में नहीं आया उसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्लीडिंग, अभिवचन। देखो इससे पहले भी मैंने आपको बेसिक चीजें बता रखी है कि प्लीडिंग क्या होता है, प्लेंट क्या होता है, लिखित कथन क्या होता है। ये प्लीडिंग क्या होती है, जब वादी और प्रतिवादी के बीच में वाद विवाद होता है, तो जो वादी अपनी बात कोर्ट को बताता है वो वाद पत्र के माध्यम से बताता है कि मेरा डिफेंडेंट से क्या डिस्प्यूट है, क्या मेरे साथ धोखा किया गया है, क्या मेरे साथ छल किया गया है। वो सारी बातें, जितने भी फैक्ट्स होते हैं कि उस विरोधी पक्षकार से उसे क्या रिलीफ चाहिए, ये सारी बातें वादी लिखता है वाद पत्र में। ठीक है, अब इस वाद पत्र का रिप्लाई करता है प्रतिवादी, किसके माध्यम से करता है, लिखित कथन के माध्यम से करता है। अब वादी वाद संस्थित करते हैं, तो वाद संस्थित कैसे होता है, वाद पत्र को उपस्थित करके वाद पत्र कोर्ट में देगा, देन उसका सूट इंस्टीट्यूट हो जाएगा। तो रूल 1 में प्लीडिंग में कहता है, प्लीडिंग में दो चीजें इंक्लूड इन्होंने बताई, अभिवचन में दो चीजें आती है, क्या, एक आता है वाद पत्र और एक आता है लिखित कथन, एक आता है लिखित कथन। अब इस वाद पत्र को अब हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7 में, इसको पढ़ेंगे ऑर्डर नंबर 8 में। ठीक है, तो लिखित कथन अभिवचन। देन आता है रूल 2। देखो मैंने आपको बताया अभिवचन में दो चीजें इंक्लूड है, वाद पत्र और लिखित कथन। अब इस अभिवचन में मतलब बात कर रहे हैं इस वाद पत्र में और लिखित कथन में क्या चीजें होनी चाहिए, क्या वादी को या डिफेंडेंट को चीजें लिखनी चाहिए। तो इन्होंने कहा अभिवचन में तात्विक तथ्यों का होना चाहिए, न कि साक्ष्य का। मतलब कि आप अपने वाद पत्र में वही चीजें लिखो जो आपके और प्रतिवादी के बीच में डिस्प्यूटेड है, विवाद का कारण है। आपको ना तो एविडेंस लिखने हैं, ना ही आपको लॉ लिखने हैं। इसी के थ्रू हम एक चीज पढ़ते हैं, अभिवचन के मूलभूत नियम। हम पढ़ते हैं अभिवचन के मूलभूत नियम क्या है। देखो 4 चीजें हम पढ़ते हैं। पहली हम पढ़ते हैं कि अभिवचन में क्या होना चाहिए, अभिवचन में तथ्य होने चाहिए, तथ्य होने चाहिए, ना कि विधि, न कि विधि। ठीक है, पहला रूल ये हमें कहता है नियम। दूसरा रूल ये कहता है कि प्लीडिंग में सारवान तथ्य होने चाहिए, सारवान तथ्य होने चाहिए। तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि प्लीडिंग में तथ्य होने चाहिए, न कि साक्ष्य। मतलब कि आपको प्लीडिंग में सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स ही बताने हैं, ना तो किसी लॉ का जिक्र करना है आपको, ना ही किसी एविडेंस का जिक्र करना है। और चौथा नियम कहता है कि प्लीडिंग में संक्षिप्त कथन होने चाहिए, संक्षिप्त कथन प्लस शुद्ध कथन होने चाहिए। ये हमारे अभिवचन के 4 मूलभूत नियम है। ठीक है, अब देखो ये जो अभिवचन हम कर रहे हैं, इस अभिवचन का उद्देश्य क्या है। ये जो प्लीडिंग हम कोर्ट को दे रहे हैं, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, तो एक केस है नरेश ट्रेडिंग वर्सेस मोजीराम का केस है। नरेश ट्रेडिंग वर्सेस मोजीराम का केस है। इस केस में हमें क्लियर ये बताया था कि प्लीडिंग का उद्देश्य है कि जो दोनों पार्टीज है उनको ये पता चल सके कि वादी ने किस कारण पे मेरे ऊपर केस किया है, या प्रतिवादी ने क्या अपने रिटर्न स्टेटमेंट, अपने मेरे वाद पत्र का क्या रिप्लाई किया है, प्लस
प्लीडिंग का उद्देश्य ये है कि पक्षकार क्या कर सके, प्लीडिंग के माध्यम से दोनों पार्टीज के बीच में एक बात का विवाद का निर्धारण कर सके। ये है प्लीडिंग का उद्देश्य, इस केस को याद रखना है। चलिए हम वापस अपनी बात पे चलते हैं। रूल 2 हम पढ़ रहे थे, अभिवचन में तात्विक तथ्यों का होना, न कि साक्ष्य का। कि प्लीडिंग में आपको सिर्फ क्या बताने हैं, प्लीडिंग में आपको बतानी है आपने क्या क्लेम्स किए हैं, क्या आपने प्रतिरक्षाएं की हैं, ये चीज आपको अपने प्लीडिंग में बतानी है। ठीक है। सेकंड बात कहता है कि जो भी आप प्लीडिंग दोगे ना वो अब आवश्यकता अनुसार पैराओं में विभक्त होगा। मतलब आपको अपनी प्लीडिंग्स पैराज में बतानी है, प्लस उनपे आपको नंबर्स देने हैं। जैसे पैरा 1 में आपने नंबर दे दिया 1 2 3, ऐसे पैराज में आपको बताना है। फिर प्लीडिंग में इन्होंने कहा आपको डेट्स भी मेंशन करनी है, जो आपको राशि लेनी है, क्लेम लेना है, वो भी मेंशन करना है, प्लस संख्याएं जो है अंकों और शब्दों दोनों में अभिव्यक्त की जाएगी। मतलब वर्ड्स और जो शब्दों और अंकों में दोनों चीजें प्लीडिंग में तारीख, संख्याएं और राशियां लिखनी पड़ेंगी। देन बात करते हैं रूल 3। रूल 3 कहता है कि अभिवचन का प्रारूप क्या होगा, जो प्रारूप परिशिष्ट ए में बताया गया है वही फॉर्मेट हम प्लीडिंग में यूज करेंगे। अब ये परिशिष्ट ए हमें कहाँ मिलेगी, जहां हमारे सारे ऑर्डर्स रूल्स खत्म होते हैं, 51 ऑर्डर खत्म हो रहे हैं, जहां रूल्स खत्म हो रहे हैं, फिर हमारे ये फॉर्मेट स्टार्ट हो जाते हैं। हर एक चीज का हमें फॉर्मेट दे रखा है, चाहे प्लीडिंग का ले लो, प्लेंट का ले लो, रिटर्न स्टेटमेंट का ले लो, सारे फॉर्मेट हमें वहां दे रखे हैं। वहां से आप उस फॉर्मेट को कॉपी करके और जैसे वहां फॉर्मेट बनाया हुआ है वैसे आप कोर्ट में वाद पत्र लिखित कथन दे सकते हो। देन बात करते हैं रूल नंबर 4 का। देखो रूल 4 कहता है कि जहां आवश्यक हो वहां विशिष्टियों का दिया जाना। मतलब कि जब आप प्लान, जो वादी है वो वाद पत्र दे रहा है, वो अभिवचन में जो चीजें लिख रहा है उसमें अगर दुर्व्यपदेशन, कपट, न्यास भंग, जानबूझकर किया गया व्यतिक्रम, असम्यक असर, कोई भी चीज अगर है तो आपको उस प्लीडिंग में लिख देनी है। अब जैसे वादी ये बोलते हैं कि प्रतिवादी ने मेरे साथ दुर्व्यपदेशन किया, मेरे साथ फ्रॉड किया, या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, या जानबूझकर मेरे साथ व्यतिक्रम किया, देरी की, जिससे मेरे को लॉस हुआ, अगर ये चीजें हैं तो वो सारी विशिष्टियां भी आपको अपनी प्लीडिंग में लिखनी पड़ेगी। देन बात करते हैं रूल 6 की। देखो रूल 6 बात करते हैं पुरोभाव्य शर्त। मतलब कि अगर आपके बीच में ऐसी कोई पहले से प्रेसिडेंट कंडीशन थी, आपने पहले से ही कोई ऐसी शर्त कर रखी थी, तो उसको भी आपको प्लीडिंग में मेंशन करना पड़ेगा। देन बात करते हैं रूल 7 फेरबदल। देखो अगर आपको किसी प्लीडिंग में अभिवचन में फेरबदल करना है तो आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, कोर्ट से उस प्लीडिंग में अमेंडमेंट, संशोधन करने के लिए अनुज्ञा लेनी पड़ेगी। अगर आपको कोर्ट परमिशन दे देता है तभी आप उसमें चेंजेस करेंगे, अदरवाइज आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। देन बात करते हैं संविदा का प्रत्याख्यान। रूल 8 बात करता है कि कॉन्ट्रैक्ट का डिनायल। प्रत्याख्यान का मतलब होता है मना करना। देखो दो चीजें हम पढ़ते हैं, एक चीज हम पढ़ते हैं प्राख्यान, एक हम पढ़ते हैं प्रत्याख्यान। एक हम पढ़ते हैं प्राख्यान और एक हम पढ़ते हैं प्रत्याख्यान। देखो प्राख्यान का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, कोई चीज को एक्सेप्ट करना। प्रत्याख्यान का मतलब होता है कोई चीज को डिनाय करना, स्वीकार करना या किसी चीज को मना करना। अब यहाँ पे हमें क्या बात बता रखी है, संविदा का प्रत्याख्यान। अब देखो संविदा का प्रत्याख्यान का क्या कहा, जहां किसी प्लीडिंग में किसी संविदा का अभिकथन है कि आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था और कोई डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से आपने केस किया, वहां विरोधी पक्षकार द्वारा किए गए कोरे प्रत्याख्यान का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह केवल अभिव्यक्त संविदा का जो अभिकथित की गई है या उन तथ्यों की बातों का जिनमें वह संविदा विवक्षित की जा सके प्रत्याख्यान है। कि अगर आप दोनों के बीच में किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर डिस्प्यूट हुआ है और विरोधी पक्षकार ने उस कॉन्ट्रैक्ट को करने से मना कर दिया है, वो भी चीज आपको बतानी पड़ेगी इस प्लीडिंग में। देन बात करते हैं रूल 9, दस्तावेज के प्रभाव का कथन किया जाना। कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिन भी डॉक्यूमेंट्स पर आप डिपेंड करते हो, वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको प्लीडिंग में लगाने पड़ेंगे। कि जहां कहीं किसी डॉक्यूमेंट की अंतर्वस्तु तात्विक है, वहां उसे संपूर्णतः या उसके किसी भाग को उपवर्णित किए बिना प्रभाव को यथासंभव, अंडरलाइन करो, संक्षिप्त रूप में अभिवचन में कथित कर देना पर्याप्त होगा। कि अगर
कोई डॉक्यूमेंट्स पर आप डिपेंड करते हो, उन डॉक्यूमेंट्स को भी आपको संक्षिप्त रूप में प्लीडिंग में बताना पड़ेगा। देन बात करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है विद्वेष, ज्ञान आदि। अब देखो रूल 10 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रूल 10 हमें कहता है कि अगर आप पार्टीज के बीच में कोई भी विद्वेष है, विद्वेष मतलब आप दोनों के बीच में पहले से ही कोई ईर्ष्या की भावना थी, अगर वो कोई बात है तो उसको भी आपको प्लीडिंग में मेंशन करना पड़ेगा। जहां कहीं किसी व्यक्ति के विद्वेष, कपटपूर्ण इंटेंशन, ज्ञान, चित्त की अन्य दशा का अभिकथन करना तात्विक है, वहां उन परिस्थितियों को उपवर्णित किए बिना जिनसे उनका अनुमान किया जाना है उसे तथ्य के रूप में अभिकथन करना पर्याप्त होगा। कि आप अपनी प्लीडिंग में फैक्ट्स के रूप में आप लिख सकते हो कि क्या आपका पहले से ही कोई विद्वेष, ज्ञान, कपट, इंटेंशन, नॉलेज या चित्त की अन्य कोई व्यवस्था है, कोई बात है, तो वो भी आपको प्लीडिंग में मेंशन करनी पड़ेगी। देन रूल 11 नोटिस, लिखो ओनली टाइटल हम पढ़ते हैं। रूल 12 विवक्षित संविदा का संबंध, ओनली टाइटल हम पढ़ते हैं। रूल 13 विधि की उपधारणा, लिखो ओनली टाइटल हम पढ़ते हैं। रूल 4 कहता है अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। देखो रूल 14 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। रूल 14 कहता है अभिवचन का हस्ताक्षरित किया जाना। जब भी कोई आप प्लीडिंग देते हो तो उस प्लीडिंग में आपके भी सिग्नेचर होने चाहिए, प्लस आपके प्लीडर जो आपका एडवोकेट है उसके भी सिग्नेचर होने चाहिए। आइए पढ़ते हैं। हर अभिवचन पक्षकार द्वारा या उसका कोई प्लीडर है तो उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। अब यहां से पता है क्या क्वेश्चन बनता है, प्री का क्वेश्चन बनता है कि प्लीडिंग्स पर सिग्नेचर करना ऑर्डर 6 के हम कौन से रूल में पढ़ते हैं, तो आपको याद रखना है रूल 14 में हम पढ़ते हैं। सिग्नेचर कौन करेगा, जो पक्षकार है वो करेगा, प्लस उसका जो प्लीडर है वो करेगा। बट जहां अभिवचन करने वाला पक्षकार अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य अच्छे हेतुक से अभिवचन पर हस्ताक्षर करने में असमर्थ है, वहां ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जो उसकी ओर से हस्ताक्षरित करने के लिए, सूट लाने के लिए, प्रतिरक्षा करने के लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत है। जो पक्षकार है अगर वो सिग्नेचर करने में असमर्थ है तो उसकी जगह पर ऐसा पर्सन भी प्लीडिंग में सिग्नेचर कर सकता है जो उसके द्वारा ही ऑथोराइज किया गया है, प्राधिकृत किया गया है। देन बात करते हैं रूल 14 लिखो टाइटल पढ़ते हैं, सूचना की तामील के लिए पता। चलिए आगे चीज पढ़ते हैं हम, रूल नंबर 15। देखो रूल 15 हमारा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस का 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है अभिवचन का सत्यापन। देखो क्या कहा रूल 15 में, जब भी आप कोई प्लीडिंग देते हो तो उसका आपको सत्यापन, वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होता है कि किसी विधि द्वारा या अन्यथा उपबंधित है। हर अभिवचन करने वाले पक्षकार द्वारा या पक्षकारों में से एक के द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा जिसके बारे में न्यायालय को समाधानप्रद रूप से साबित कर दिया गया कि मामले के तथ्यों से परिचित है, उसके पद भाग से सत्यापित किया जाना चाहिए कि ऐसा पर्सन जिसने जो प्लीडिंग में फैक्ट्स बताए हैं वो फैक्ट से यथासंभव परिचित है, तो वो क्या करेगा, अभिवचन को सत्यापित करेगा। दूसरी बात करते हैं, सत्यापन करने वाला व्यक्ति अभिवचन में संख्यांकित पैराओं का डायरेक्शन करते हुए निर्दिष्ट करेगा कि कौन सा पैरा वे अपने निजी ज्ञान के आधार पर सत्यापित करते हैं, कौन सा पैरा वे ऐसी जानकारी के आधार पर सत्यापित करता है जो उसे मिली है, जिसके बारे में उसका विश्वास है कि वह सत्य है। आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जिस प्लीडिंग के बारे में जिस तथ्य के बारे में उस प्लीडिंग में मेंशन किया गया है उसमें से कौन सी बात जो आप सत्यापित कर रहे हो आपकी पर्सनल नॉलेज में थी, आपको पर्सनली वो चीज पता थी, या आपको ये सत्यापित करना पड़ेगा कि जो बात आप सत्यापित कर रहे हो वो आपको किसी और से पता चली थी। इस बात का आपको सत्यापन करना पड़ेगा। देन बात करते हैं सत्यापन करने वाले व्यक्ति द्वारा ये सत्यापन हस्ताक्षरित किया जाएगा और उसमें हर तारीख का जिसको उस स्थान का जहां वह हस्ताक्षरित किया गया था कथन किया जाएगा, उसके बारे में आपको कथन करना होगा। अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपने अभिवचनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत करेगा। तो अभिवचनों का सत्यापन करने वाला व्यक्ति अपनी प्लीडिंग के साथ क्या देगा, एफिडेविट देगा, शपथ पत्र देगा। देन बात करते हैं रूल नंबर 16 की। 15A को छोड़ दीजिए, बात करते हैं रूल नंबर 16 की।
देखो ये प्लीडिंग का जो पार्ट है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस का क्वेश्चन पूरी प्लीडिंग से बनता है, प्लस इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्लीडिंग में कौन सी दो चीजें इंक्लूड है रूल 1 से। बात करते हैं रूल नंबर 16, अभिवचन का काट दिया जाना। देखो कोई भी प्लीडिंग अगर आप उसको लिखते हो तो एक ही कंडीशन पर प्लीडिंग में बातें काटी जाएंगी। कौन सी बात है? न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी स्टेज पर आदेश दे सकता है कि किसी भी प्लीडिंग में यदि कोई ऐसी बात काट दी जाए या संशोधित की जाए, कौन सी काटेंगे? जो अनावश्यक है, कलंकात्मक है, तुच्छ या तंग करने वाली है, तो कोर्ट उसको क्या कर सकता है? उस प्लीडिंग में से उस बात को काट सकता है। या जो वाद के ऋजु विचारण पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली या उलझन डालने वाली या विलंब करने वाली है, तब कोर्ट क्या कर सकता है? प्लीडिंग में से उस बात को काट सकता है। तो रूल 16 इंपॉर्टेंट, प्लीडिंग कब काटी जाएगी? जब कोई बात प्लीडिंग में अनावश्यक, विलंब करने वाली, तुच्छ प्रकृति की, ऋजु विचारण में डिले करने वाली है, तब प्लीडिंग में से उस बात को हम काट देंगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम रूल नंबर 17, अभिवचनों में संशोधन। देखो यहां पर ये हमारा रूल इंपॉर्टेंट है प्री प्लस मेंस के लिए। प्री का क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, प्लीडिंग में अमेंडमेंट करना कौन से रूल में हम पढ़ते हैं, प्लस मेंस का क्वेश्चन बनता है कि अभिवचनों का संशोधन कैसे किया जाएगा। देखो एक बात बताती हूँ कि जब कोई पक्षकार प्लीडिंग में संशोधन करने से इनकार करता है तो क्या कोर्ट उसकी प्लीडिंग को रिजेक्ट कर देगा? नहीं, कोर्ट उसकी प्लीडिंग को रिजेक्ट नहीं करेगा। एक केस है दोषी राम का केस है दोषी राम का केस है, जिसमें ये चीज क्लियर की थी कि अगर पक्षकार प्लीडिंग में अमेंडमेंट करने से इनकार करता है तो कोर्ट उसके एक बार में प्लीडिंग खारिज नहीं करेगा, कोर्ट उसको प्रॉपर अमेंडमेंट करने के लिए टाइम देगा। तो अभिवचनों का संशोधन, न्यायालय कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम पर किसी भी पक्षकार को ऐसी रीति से और ऐसे अन्य निबंधनों पर जो न्याय संगत हो अभिवचनों को परिवर्तित संशोधित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा, और वे सभी संशोधन किए जाएंगे जो दोनों पक्षकारों के बीच विवाद के वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक है। तब हम क्या कर सकते हैं? प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं। बट विचारण प्रारंभ होने के पश्चात संशोधन के लिए किसी आवेदन को तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय इस जजमेंट पर न पहुंचे कि सम्यक तत्परता बरतने पर भी पक्षकार विचारण प्रारंभ होने से पूर्व यह विषय नहीं उठा सकता था। तो प्लीडिंग में अमेंडमेंट किया जा सकता है, कोर्ट के द्वारा उसको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। रूल 18 बात करते हैं, आदेश के पश्चात संशोधन करने में असफल रहना, कि आपने कोर्ट से परमिशन मांगी अमेंडमेंट करने की, कोर्ट ने आपको प्रॉपर टाइम दिया कि इतने टाइम के अंदर आप अपनी प्लीडिंग्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं। अगर आप फिर भी नहीं करते और आपको कोर्ट कितना टाइम देगा? पढ़ते हैं, यदि कोई पक्षकार जिसने संशोधन करने की इजाजत के लिए आदेश प्राप्त कर लिया और उस आदेश द्वारा उस पर्पस के लिए परिसीमित समय के भीतर जो कोई परिसीमित समय नहीं किया गया, तो आदेश की तारीख से अंडरलाइन करो प्री का क्वेश्चन 14 दिन के भीतर संशोधन नहीं करता तो यथापूर्वक परिसीमित समय के 14 दिन के बाद संशोधन करने के लिए तब तक एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायालय द्वारा समय न बढ़ा दिया जाए। कि कोर्ट ने आपको प्रॉपर टाइम दिया, 14 दिन का प्रॉपर टाइम दिया कि प्लीडिंग में जो भी अमेंडमेंट करना है कर लो, 14 दिन के अंदर नहीं करते तो कोर्ट आपको तब तक टाइम नहीं देगा जब तक कोर्ट का खुद का मन ना हो। अगर कोर्ट को लगता है कि आप किसी रीजन की वजह से अमेंडमेंट नहीं कर पाए तो कोर्ट फिर आपको आगे टाइम भी दे सकता है। तो ये टोटल ऑर्डर 6 के हमने रूल पढ़े 18, जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो भी बता दिए, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वो भी बता दी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए ताकि मैं और मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए वीडियोस और कंटेंट्स लाती रहूं। थैंक यू सो मच।